हाय, मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के लिए अब मुश्किल से 1 महीना बचा है, तो आज हम रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम मैथ्स के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है और लघुत्तम समापवर्तक 434 है। यदि इसमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ना कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू द एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला संख्या कितना है? 14 है। दूसरा संख्या को x मान लेते हैं। दूसरा संख्या निकालना है और एलसीएम कितना है? 434 और एचसीएफ 7 है। तो हम काट सकते हैं ना, 7 से 2 बार में 14 और फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 एकम 2 सत्ते 14, यानी x इज इक्वल टू 217, यानी दूसरा संख्या कितना है? 217, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2 में नीचे दी गई आकृति L और M समांतर है, यानी L और M क्या है? समांतर रेखा है। तो बोल रहा है 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं x यहाँ दिया गया है और y यहाँ दिया गया है, तो हम देख रहे हैं मान किसका दिया है? ये है और ये है। तो हम जानते हैं रिजु कोण का मान क्या होता है? रिजु कोण का मान 180 होता है ना, यानी टोटल ये कितना है? 180 है। ये 60 दिया तो ये 120 होगा। ये 120 है तो संगत कोण का मान 120 होता है। ये 120 तो ये भी 120, संगत कोण का मान बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं संगत कोण का मान बराबर होता है ये, तो y इक्वल टू मेरा कितना निकल गया? 120। उसी तरह अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा। तिर्यक रेखा जो काटता है तो संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये संगत कोण, ये 105 है तो ये भी 105 होगा, 105। और ये रिजु कोण है तो ये टोटल 180 होता है। तो 180 में 105 घटा देंगे बचेगा 75, यानी x कितना निकला? 75, यानी x इज इक्वल टू 75। तो हमको क्या पूछा है? 2x प्लस वाई। तो 2x यानी 75 दूना 2, यानी हो जाएगा 150 प्लस वाई 120, ये हो जाएगा 270, जो कि हमको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3 में संख्या का चयन करें और आगे वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो देखते हैं। तो सीरीज है तो 4 6, हाँ तो ये बढ़ रहा है, ये 4 है, ये 6 है, 13 7 1 8 है, ये 10 है। तो सिंपल है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो अगला 12 होगा, यानी 3 3 1 4, 43 हो जाएगा। 43 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये ग्राफ है, तो इसमें बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनी ए एंड बी ओवर द ईयर। दिया हुआ ए और बी का ओवर द ईयर दिया गया है। तो ए और बी कंपनी, तो ए कौन है? जूम कर लेते हैं। तो ये है ए, यानी ये ए है, ये बी है, ये ए है और बी है। तो बोल रहा है कंपनी ए के लिए 2015 से 16 में तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 2015 से 16, 2015 में देख रहे हैं 2015 में 3 था और 2016 में 2.5 हो गया है, 0.5 का कमी आया है, 0.5 का कमी आया है। तो हम 0.5 इंटू 100/3, ये हो जाएगा 0, 5 36, अब 100/6 है, ये हो जाएगा 16.2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5 में राम की आयु 55 और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? बोला राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। राम का आयु और सोम का आयु, एक है 55 वर्ष, एक है 25 वर्ष। बोला कितने वर्ष पहले? तो हम मान लेते हैं x वर्ष पहले, x ईयर पहले उसकी आयु 3 गुनी थी, तो x साल घटाना पड़ेगा। तो 55 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स, क्योंकि x साल पहले 3 गुना था राम, तो राम 3 गुना था, यानी इसमें 3 गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। इसको चूंकि ये ऑलरेडी इसका 3 गुना था, इसको 3 गुना करेंगे बराबर हो गया। अब इसको काटते हैं, तो 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 75 माइनस 3x। ये x इधर आएगा तो 2x बचेगा, ये 55 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, जो कि मेरा बोला कितने वर्ष पहले? यानी 10 वर्ष पहले, 10 ईयर, 10 वर्ष पहले, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 में 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है 6 गुना था, और फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। ये 6 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, ये पूर्व हो जाएगा। तो दोनों अनुपात में डिफरेंस कितना? 6 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, यानी 9 साल का डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं ना ये वाला फॉर्मूला एज का, ए बी सी डी रहे, यानी 2 अनुपात रहे,
और दोनों का डिफरेंस दिया है x, तो c माइनस डी करेंगे इंटू एक्स ए डी को गुना करके, अब इसी को गुना करके घटा देंगे, और a या b जो निकालना हो, a या b जो निकालना हो उसको यहाँ रखते हैं। उसी तरह c माइनस डी करेंगे यानी 2 हो जाएगा इंटू 9, 6 कम 6 और 3 कम 3, ये हो जाएगा 6 में 3 गया तो हो जाएगा 3। अब क्या निकालना है, पुत्री का निकालना है, यानी 1 है पुत्री तो 1 लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी पुत्री का 6 वर्ष निकला। तो पुत्री का 6 वर्ष पूर्व 6 साल था, 6 वर्ष पूर्व 6 साल था, तो अभी कितना होगा, तो 6 प्लस कर देंगे तो अभी 12 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस तरह भी बना सकते थे, 6x मान के 6x और x मानते, 6x में प्लस 9 करते हैं और x में भी प्लस 9 करते हैं, इक्वल टू 3:1 हो जाता। इस तरह करके बनाते तो भी आपको वही आता, x इक्वल टू 6 आता, और 6 वर्ष पहले 6 साल था तो उसमें 6 प्लस कर देता, अभी 12 साल हो जाएगा, इस तरह निकल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7 में थीटा न्यून कोण है और इतना इक्वल टू इतना है, तो ए का मान निकालने बोल रहा है। तो हम इसको कोसेक और कॉट दिया हुआ है, तो कोसेक उल्टा 1 बाई साइन लिखेंगे, कॉट को कॉस बाई साइन लिखेंगे, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई ए, ये इसका स्क्वायर है, तो साइन को एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा का, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई ए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये गया स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस, तो ये गया स्क्वायर था तो स्क्वायर हट जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये साइन है इधर जाके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर तो हट गया, तो अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, इसको भी स्क्वायर कर दे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गया, बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8 में x बाई वाई इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, तो बोल रहा है इतना का मान क्या होगा, तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सीधे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 कर देते हैं। x 3 हो जाएगा तो 9 और y 2 यानी 4 और 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 9 4 13/5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। अगर हम इसको इतना के भी मानते फिर भी, तो इतना के बटा इतना के होता, के कट जाता 13/5 ही आता, इसलिए डायरेक्ट 3 और 2 मान लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, फिर भी आंसर वही आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9 में एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, उसका औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल जो है होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टाइम, कुल दूरी बटा डिस्टेंस हो गया बटा टाइम, तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी निकालते हैं, तो पहला दूरी निकालते हैं, ये हो जाएगा दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल है 20 मीटर प्रति मिनट इंटू समय कितना लग रहा है 100 मीटर, ये हो जाएगा 2000 मीटर, और ये पहला दूरी हो गया। दूसरा दूरी हो गया ये 70 मिनट प्रति मीटर की दर से चाल बटा समय 50, 7 × 5 = 35 इतना मीटर, तो कुल दूरी हो जाएगा 5 इतना मीटर हो जाएगा 5500 मीटर। कुल समय हो जाएगा 100 मिनट और प्लस इधर 50 मिनट, टोटल हो जाएगा 150 मिनट, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी कितना है 5500, समय इतना है 1010 गया, 5 × 15 5 से 110, यानी हो जाएगा 110/3 मीटर प्रति मिनट, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, सिंपल सी बात है, हम कुल दूरी निकालिए, इसका दूरी हो गया D1 का दूरी हो गया 2000 और D2 का दूरी हो गया 3500, टोटल हो गया 5500 दूरी, और समय इसका 100, इसका 50 मिनट, तो 100 और 50 मिनट टोटल 150 मिनट, तो कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 में x और y एक कार्य क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं,
यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, यानी एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है और दोनों उसी तरह कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो हम देख रहे हैं ये 8 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, ये एक्स है, ये वाई है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 हो जाएगा ना। इफिशियंसी 8 है 24, ये 12 दूनी 24 इफिशियंसी है। एक दिन का इफिशियंसी इतना, एक एक दिन छोड़ के कर रहा है, एक्स एक दिन कर रहा है, एक दिन वाई कर रहा है, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो टोटल कितना, 3 2 5 काम हो जाएगा, यानी 2 दिन में 5 काम, तो 24 है। तो 5 काम हो रहा है 2 दिन में, तो 5 का ही मल्टीपल लेंगे, तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 तो नहीं लेंगे, 25 ज्यादा, टोटल 24 ही काम है। अब 5 लेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, इसलिए 4 लेंगे छोटा वाला। तो 5 चौके 20, 20 काम हो गया, टोटल 24 काम, इसको इस तरह समझे, 20 तो 4 बार काम करेगा, 5 2 दिन में 5 काम करता है, तो 20 काम करने के लिए कितना लगेगा, 5 काम 2 दिन में, तो 20 काम कितने दिन में करेगा। इसको सिंपल है, 5/20 करेंगे, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दिन में। उसी तरह शेष काम कितना बचा मेरे पास, शेष काम 4 बचा, क्योंकि 20 काम हो गया है तो 4 काम शेष बचा। तो शेष काम को फिर कौन करेगा, फिर एक्स करेगा। एक्स कितना काम करता है, 3 करता है, तो ये 3 कर दिया, 4 काम बचा हुआ था, 3 एक दिन कर दिया, तो बचा क्या, एक। अब जो शेष एक बचा कौन करेगा, वाई करेगा, एक दिन छोड़ के काम हो रहा है, तो वाई एक दिन में 2 काम करता है, यानी एक काम आधे दिन में कर लेगा, यानी 1/2। तो हम कह सकते हैं ये 8 दिन यहाँ लगाया, एक दिन यहाँ और आधा दिन यहाँ, 8 + 1 + आधा, ये हो जाएगा 9.1/2 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 11 में शांति कीर्ति की आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु। यहाँ बोल रहा है शांति और कीर्ति का आयु पूछ रहा है, तो 7x और 3x मान लेते हैं, शांति और कीर्ति। तो 5 वर्ष बाद शांति की आयु, शांति कितना है, 7x है, तो 7x + 5 तो 40 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद तो 7x + 5, 5 वर्ष बाद +5 हो जाएगा, तो इसका आयु 40 है, तो इक्वल टू 40 हो गया, यानी 7x इक्वल टू, ये उधर जाकर घट जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 × 35, x इक्वल टू 5 निकला ना, तो x इक्वल टू 5 निकला, 3x कितना होगा, 5 × 15 और 7x 7 × 35। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद कीर्ति का आयु, तो 3x जो मेरा कितना निकला, 15 निकला, तो ये 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु 15 है, 5 वर्ष बाद यानी 5 जोड़ देंगे तो 20 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12 में निम्नलिखित ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषय अर्थात भौतिकी, रसायन, जीव, अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें फिजिक्स में गर्ल्स बॉय है, फिर केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। देखते भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का बात कर रहा है, तो लड़की यानी गर्ल्स यहाँ है, तो फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, यानी बायोलॉजी यानी ये, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका अनुपात पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 195 और 165 है, इसी का अनुपात पूछा, सिंपल है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 तिहाई 15, 5 9 45, 5 तिहाई 15, तिहाई 15, 3 से कटेगा 3 9 13 और ये हो जाएगा 11, यानी 9 13 11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। सिंपल था, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13 में द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योग क्या होगा। तो हम एक चीज जानते हैं, मूलों का योग यानी दोनों अल्फा प्लस बीटा, ये 2 मूल है और दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, जहां ax² + bx + c = 0, तो ax bx 0 होना चाहिए। तो मेरा b के जगह पे दिया हुआ है मैं 7, तो हम लिख सकते हैं ना -7 हो जाएगा, b के जगह पे यहाँ मेरा 7 है और a के जगह पे 4 है, a के जगह पे 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा -7/4, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका एक और होता है अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये दोनों याद कर लो, ये हमेशा पूछता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14 में प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का तो सब जानता है, सिंपल है, सारा भुजा समान है, अगर ए है तो इसका एरिया होता है √3/4 a², इसका ऊंचाई होता है √3/2a, इसमें इसका पेरीमीटर होता है, परिमिति 3a। तो हम जानते हैं एरिया इक्वल टू √3/4 a², a इक्वल टू √3/4 a कितना होगा 14 × 14, 2 दूना 2 सते 2 सते, यानी 7 49, 49 √3 हो जाएगा, ए इक्वल टू, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है हमको, 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 15 में ए गाड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में, सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है, यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम दिन संख्या वाले दिन पर बी
द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, तो कार्य पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ए है, बी है, सी है, ये 11 दिन में, ये 20 दिन में, ये 55 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है। इसका एलसीएम क्या होगा? 55 दुना 110, 110 20 से नहीं कटेगा, यानी दुना 100 220, ये इसका एलसीएम 220 हो जाएगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं, ये 220 हो जाएगा। तो एक दिन बी ए काम कर रहा है यानी ए बी, और एक दिन ए सी काम कर रहा है। तो विषम दिन यानी 1 2 1 3 5 7 विषम दिन ये काम कर रहा है, ये 2 4 6 सम दिन ये काम कर रहा है। तो ए बी जब काम करेगा और एक दिन ए सी काम करेगा, ए बी इसका एफिशिएंसी कितना है? 11 से काटेंगे तो 11 दहिया यानी 20 बार में, और 20 एकम एकम 11 बार में, और 55 चौके 4 बार में, यानी इसका एक दिन का एफिशिएंसी इसका 20 है, ए का, बी का 11 है, सी का 4 है। तो ए बी एक दिन काम करेगा यानी 20 और 11 यानी 31 काम होगा एक दिन में, और दूसरा दिन ए सी काम करेगा यानी 20 4 24 काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा टोटल? इसको प्लस कर देते हैं तो 5 5 2 दिन में 55 काम होगा, 55 काम 2 दिन में। तो 55 से 220 पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी 55 इंटू 4 220 होता है। तो 55 काम 2 दिन में, तो 220 काम कितने दिन में? 4 बार हो जाएगा, या 4 इंटू 2 हो जाएगा, यानी टोटल 8 दिन में। 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। सिंपल है, 220 को 55 से भाग दे देंगे 4 बार में, यानी 55 2 दिन में, तो 4 8 दिन में हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 16, यहाँ ए बी और बी सी क्या हुआ? ए बी सी पूछ रहा है। तो ए बी सी 2 3 3 4 3 दूना 6 3 तिहाई 9 3 चौके 12, या 3 दूना 3 तिहाई 3 चौके 2 3 4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये 4 में है। सिंपल क्वेश्चन था। आप इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, हम इसी तरह का सॉल्यूशन आपको हर दिन ला के देंगे, और ग्रुप डी के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन देते रहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। प्रश्न संख्या 17 में एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 की यात्रा करता है और आगे 2 घंटे की यात्रा करता है, मतलब 3 घंटे में 80 किलोमीटर का यात्रा करता है इतना घंटा में, और 2 घंटा में पता नहीं 2 घंटा का आगे और यात्रा करता है, लेकिन दूरी नहीं दिया हुआ है। तो बोला औसत चाल, तो औसत चाल दिया हुआ है, मेरा औसत चाल दिया हुआ है 30 है। तो हमको पता है ना औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय तो पता चल रहा है 3 2 5, कुल समय 5 घंटा है, लेकिन कुल दूरी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्स मान लेंगे। तो अब मेरे पास कुल दूरी कितना? 80 प्लस एक्स किलोमीटर। तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल 30 है, यानी 30 इक्वल टू कुल दूरी कितना है? 80 प्लस एक्स और कुल समय 5, तो कुल दूरी बटा कुल समय इक्वल टू कितना होता है? औसत चाल, और औसत चाल 30 दिया हुआ है। सिंपल है, अब इसको काटते हैं। 30 बचे 150, 80 प्लस एक्स, 80 उधर जाके घट जाएगा, एक्स इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 70 किलोमीटर हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक चीज जान लेना, औसत चाल इक्वल टू औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18 में वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% के बराबर खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपये लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसकी मरम्मत पर खर्च कितना हुआ? मरम्मत पे खर्च तो 10% था, क्रय मूल्य का 10% ही खर्च किया है। तो हम इसको मान सकते हैं, कुल गाड़ी का क्रय मूल्य कितना? 100 है, मरम्मत पे खर्च किया 10 रुपये का, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 110 का। 110 का 20% फायदा हुआ है, तो लाभ कितना हुआ? 20%। तो 20% कितना होता है? 20% हो जाएगा 110 का 20 11 दूना 22, यानी 22% हो गया इसका लाभ। तो 22% लाभ हो गया, क्योंकि लाभ कितना दे रहा है? 2200 रुपया। 22% के लिए 2200 रुपया। तो हमको क्या पूछा? मरम्मत पे कितना खर्च हुआ है? मरम्मत पे तो 10 ही रुपया खर्च हुआ है। तो 22% के लिए 2200, तो 10% डायरेक्ट मरम्मत का निकाल लेते हैं। मरम्मत के लिए कितना? पहले भागा फिर गुना, 22 दहिए 22 से 100 बार में, तो यानी 100 इंटू 10 हो जाएगा, 1000 रुपया खर्च हुआ है मरम्मत पर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे डायरेक्ट मरम्मत का निकाल लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 19 में अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। अरुणा की बहन की आयु 18 है। अरुणा है, उसकी छोटी बहन है, 8 वर्ष कम है, ये एक्स है तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अरुणा की छोटी बहन का आयु 8 वर्ष कम है, तो अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो ये इसका 18 वर्ष, यानी एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 8 इक्वल टू 8 उधर जुड़ जाएगा, यानी 26, यानी एक्स इक्वल टू 26 हो गया। एक्स इक्वल टू 26, अरुणा की आयु 26 साल है। सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। पहले हम एक्स माने अरुणा का और उसकी बहन की आयु,
अरुणा को x माने, उसका बहन का आयु 8 साल छोटी थी, x माइनस 8 हो गया। अब बोल रहा है 8 वर्ष कम है, यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, अरुणा के बहन का अनुपात भी तो इतना है, x माइनस 8 अरुणा की बहन है, इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। x 26, x कितना है, हम अरुणा का आयु x माने हैं, तो ये 26 हो गया अरुणा, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह के बेहतरीन सोल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा जुड़े रहें, हम आपको हर दिन ग्रुप डी और एनटीपीसी का एक सेट देते रहेंगे। प्रश्न संख्या 20, एक व्यक्ति 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है। 6 वर्ष बाद उसका मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना होता है, टोटल इंटरेस्ट टोटल कितना होता है, आर इंटू टी, यानी आर कितना है 7.5, टी कितना है 6, 5 दूनी ये 15 हो जाएगा, और 2 से ये 3 हो जाएगा, 15 या 45% टोटल इंटरेस्ट निकल गया मेरा। टोटल इंटरेस्ट 45%, यानी 6 वर्ष में 45% हुआ, तो हम 45% निकाल लेंगे। 75,000 का 45% डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 2 जीरो 2 जीरो गया, 1 जीरो, तो 45 बचे 225, 22 बचा, 45 7 7 बचे 35, और 7 चौक 28 35, 315 22 337 375, सॉरी 337 337 हो गया। ये क्या है मेरा, ऐसा ही निकला ब्याज, 45% मेरा टोटल ब्याज था। अब हमको पता है ना, इसमें मूलधन जोड़ देंगे, यानी 75,000 जोड़ देंगे, तो मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट हो जाता है, तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा 750 5 3 8 7 3 10, ये 108 750 108 750, ऑप्शन नंबर 3 पे है। मूलधन प्लस ब्याज हो गया मेरा मिश्र धन यानी अमाउंट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए बी डी के, ए बी सी यानी ये एंगल जो है ना बराबर है ए बी डी इस एंगल के बराबर है। एक एंगल बराबर है, एक उभयनिष्ठ भुजा है दोनों का, और ये दोनों भुजा भी बराबर है, एस ए एस से ये सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया, एस ए एस से सर्वांगसम, ये भुजा पहले से बराबर है, एक उभयनिष्ठ भुजा है दोनों का, और ये कोण बराबर यहाँ बता दिया, एस ए एस से सर्वांगसम हो गया, यानी सी ए बी हो जाएगा डी ए बी के, तो सी ए बी बराबर डी ए बी हो जाएगा। तो डी ए बी कहाँ है, डी ए बी यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में। एस से सर्वांगसम हो गया, तो सी ए बी ये वाला सी ए बी, इसी तरह डी ए बी सर्वांगसम हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 22, तो यहां दिया गया है कि इसका मान निकाले, तो इसको हम निकालते हैं, 16 है, ये एक रेकरिंग का 1 9 हो जाएगा, 1 0, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घट जाता है। उसी तरह सब में होगा, 15 में 9 0, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घट जाएगा, 1 घट जाएगा। उसी तरह -13, 13 में 1 पे रेकरिंग यानी 1 9 और 1 0 हो जाएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घट जाएगा। सिंपल है, 15/90 प्लस 14/90 माइनस 12/90। अभी चूंकि 90 है, एलसीएम 90 ही होगा, यानी 90 का 90 15, ये 29 हो जाएगा, 29 माइनस 12 ये हो जाएगा 17/90, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। सिंपल है। एक का बता देते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 1 पे रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, 16 बाई जिस पे रेकरिंग है उसका 9, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसका 1 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा भी देते हैं, यानी 1 को घटाना पड़ेगा, यानी 15/90 हो जाएगा। इसी तरह सबके साथ करना है, 17/90 इसका आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 23 में 2x 2 पे पावर x है, इसको तो 2 पे पावर x है, तो सबको 2 पे पावर x करेंगे, x का मान बोला है निकालने, तो इसको 2 पे पावर 2 करेंगे, 4 को लिख सकते हैं ना, ये 12 हो जाएगा, इंटू इसको 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना, इंटू 3 हो जाएगा, इजगल टू 16 को 2 पे पावर 4 इंटू 11। हम जानते हैं 2 पे पावर 2 और 3 हो, इस तरह हो तो ये दोनों गुना हो जाते हैं, यानी 2 पे पावर 6 हो जाएगा, जानते हैं ना। तो 2 पे पावर x था, 12 दूनी 24, 2 पे पावर 24 हो गया, इंटू 2 पे पावर 3 9 हो गया, इजगल टू 11 चौके 44, 2 पे पावर 44 हो गया। इसी तरह 2 पे पावर x ये इधर चला जाएगा, 2 पे पावर 44 बटा 2 पे पावर 24 इंटू 2 पे पावर 9। तो अगर पावर गुना में हो तो जुड़ जाता है, भागा में हो तो घट जाएगा, और गुना में हो तो जुड़ जाता है, भागा में हो तो घट जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 44, 2 पे पावर जुड़ जाएगा, 24 और 9, 24 9 हो जाएगा 33, और 2 पे पावर 44 माइनस 33 ये हो जाएगा 2 पे पावर 11, जो कि
2 पे पावर 11 हो गया, यानी 2 पे पावर x इक्वल टू 2 पे पावर 11 हो गया, तो बेस सेम होता है, ये आंसर हो जाता है x इक्वल टू 11 हो जाएगा, क्योंकि x का मान बोला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 24 में 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाता है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो हम सभी टोटल भाग का क्षेत्रफल का बोल रहा है, कितना भाग पेंट होगा। सभी तरफ से पेंट किया जाता है, तो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, यानी कुल टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ना, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 2 घनाभ का LB BH LH, यही होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, यही निकाल लेंगे। 2 L इंटू बी, यानी 18.5 इंटू 12.5 प्लस BH 12.5 इंटू 10 प्लस 18.5 इंटू 10, यही होगा ना। अब इसको गुना करके जोड़ देते हैं, इसको दो तरीका से निकालते हैं। इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो सब में 25 5 है ना, 5 है, यानी 25 कॉमन ले सकते हैं। लास्ट में 25 से जो कटेगा, ये नहीं कट रहा है, अब 25 दूना 50, तो लास्ट में 5 होगा, ये है 5 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों होगा। इसको तो इतना समझ में आ गया, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, अब गुना करके देख लेते हैं या सम डिजिट लगा देते हैं। हम देखते हैं 8 1 9 यानी 5 है, अब 5 3 8 है, 5 40 का 4 प्लस 5 3 8 8 8 8 हो जाएगा, 8 2 80 8 होगा, प्लस 9 5 5 ही हो जाएगा, 5 4 9 यानी 8 दूनी 16, 16 का 7 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 7 2 9 5 दूनी 10, 10 का 1 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 5 2 7 9 यानी 7, ये हो जाएगा, यानी 4 नंबर होगा। सम डिजिट से जोड़ के निकाल सकते हैं हम इसको आसानी से। आप सम डिजिट अप्लाई कर दे तो भी आंसर निकल जाएगा, या फिर इसे गुना करते हैं। हम तो सम डिजिट अप्लाई करके भी निकाल लिए इसका आंसर, या फिर इसे गुना करते हैं। ये क्या करेंगे, 125 25 होता है, 625 का 5 62, 125 चौके होता है 500, 8 हो जाएगा 1000, 1062 का 2 106, 125 और 106, 225 और 231 231, ये हो गया 231 हो गया, और इसका 2 पॉइंट हो जाएगा, प्लस ये 0 0 गया, 125 ही होगा, इसका भी 0 है, 10 है तो 0 0 गया, 185 होगा, 125 185 0.25, तो चला जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 बचा, 1 8 2 10 3 13, 1 14 का 4 बचा, 1 4 1 5, इसको 2 से गुना कर देंगे अब, तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 2 8 10 182.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। इस तरह इसको बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 25 में 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाजित है। जो 4 से विभाजित हो तो 2 से विभाजित होगा ही, दोनों से विभाजित बोल रहा है, यानी दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो 4 ही होगा, 2 और 4 का। 4 से जो विभाजित होगा उसको अब निकाल लेते हैं, यानी 2 अंकों की, यानी 10 से 99 के बीच, यानी हम इसको भी 4 से भागा करते हैं, इसको भी 4 से, 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 इधर हो गया, ये होता है 24 चौके 96 यानी 24 हो गया, यानी 24 में 2 घटा देंगे, यानी 22 संख्या टोटल ऐसा होगा जो कि 4 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। हम क्या किए, टोटल 99 है, 99 को 4 से भागा देंगे तो 24 बार में निकलेगा 96, ये 24 निकला। उसी तरह अब चूंकि 1 से लेके 99 तक 24 संख्या है, लेकिन हमको तो 2 अंक की संख्या लेना है, यानी 4 और 8 को तो नहीं लेंगे, एक अंक की 2 संख्या को नहीं लेंगे, यही 2 संख्या घटा देते हैं, यानी टोटल 22 संख्या हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 26 में x का मान ऑलरेडी दिया गया 2, बोल रहा है इतना 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 और इतना समानुपात में है, तो y का मान, समानुपात मतलब 5 प्लस एक्स, ये 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 9 बाई वाई, ये हो गया समानुपात, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये समानुपात हो गया। क्योंकि x का मान 2 है तो हम x का मान भी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो 5 प्लस 2 x का तो 7 हो जाएगा, ये 2 है, 2 दूना 4 है, 7 7 4 11 इज इक्वल टू 6 दूनी 12 12 9 21 बटा वाई, तो 7 से काटेंगे 3 बार में 21, तो y इधर चला जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा इधर, तो ये मेरा 33 हो गया, y इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 27 में एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि होती है, 100 रुपए की वृद्धि होती है तो 6% लाभ होता है। 14% हानि, इसका मतलब मान ली टोटल 100% क्रय मूल्य है, तो 14% हानि का मतलब होता है कि इसको 86% पे ही बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य 86% हो जाएगा।
अब इसी में बोल रहा 100 रुपया हम बढ़ा देते हैं तो 6% का लाभ होने लगता है, यानी 106 में बिकेगा तब तो 6% का लाभ होगा। क्रय मूल्य अगर 100% 106% पे बिकेगा, पहले 86% पे बिक रहा था, अब 106% पे बिक रहा है, तो मेरा कितना बढ़ गया प्रतिशत में? 20% बढ़ गया, और रुपया में 100 रुपया बढ़ा, यानी 20% जो है मेरा 100 रुपया, क्रय मूल्य 100% था, 100% के लिए कितना? क्रय मूल्य तो मेरा 100% है, के लिए कितना? पहले भागा फिर गुना, 100 बटा 20 इंटू 100, 20 25 100, 500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 28, द्विघात समीकरण में इतना के मूल का योग 9 है, तो मूल का योग 9 है, हम जानते हैं ना मूल का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हालांकि हमको अभी इसका जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए, तो जब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, यही है द्विघात समीकरण। तब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। मेरा बी कितना दिया हुआ है? बी है, ए दिया हुआ है 5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 5, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है? 9 है, मूल का योग, दोनों मूल का योग पहले से दे दिया 9 है, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या करेंगे? 9 लिख देंगे। 5 मेरा इधर चल जाएगा तो 9 5 45, यानी 45 इक्वल टू माइनस बी, तो बी इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू माइनस 45, हमको पूरा बी का मान निकालना है, तो ऑप्शन 1 है। ये था आखिरी प्रश्न। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। धन्यवाद।